हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही थी उसमें हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंड देखेंगे। अगर हम सबसे पहले हम पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करें, जो भी चीज़ हमारे आसपास हमें दिखती है, जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, उसका मास होता है और अगर हम उसको छूते हैं तो हमें उसका सेंस होता है, तो उसको ही मैटर कहते हैं। मैटर को इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट जिसके होते हैं, जैसे जिसको हम पंच तत्व भी कहते हैं, जो होता है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये मैटर की 5 फॉर्म होती है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अगर हम मैटर की बात करें तो ये बने होते हैं टिनी पार्टिकल्स से। इनके बीच में वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट करता है। इन पार्टिकल्स के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन करते रहते हैं और जो पार्टिकल्स आपस में वो टुगेदर होल्ड रहते हैं और इसी जो फोर्स है उनके बीच में अट्रैक्शन, बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में रहता है, जिस कारण जो पार्टिकल हैं वो आपस में एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो इसको हम बेसिकली क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें हम बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, उनका अरेंजमेंट क्या है उसके बेस में हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। उनकी एनर्जी ऑफ पार्टिकल के बेस पे उसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, और पार्टिकल बीच में डिस्टेंस कितना है, इस बेस पे हम वो जो मैटर है उसको क्लासीफाई करते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें जो मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 तो बेसिक फॉर्म है मैटर की, और उसके अलावा प्लाज्मा एंड बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये 5 स्टेट होती है मैटर की। अब हम जो हमारी 3 जो बेसिक फॉर्म थी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। सबसे पहले अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसका एक फिक्स शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। उसी तरह जो लिक्विड होता है इसका नॉट फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होता है। अब गैस में जो बात होती है उसमें ना ही तो उसका फिक्स शेप होता है, ना ही उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिर अगर हम सॉलिड की बात करें तो इनके बीच में जो पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वेरी स्मॉलेस्ट, इनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। फिर जो गैस है उसमें थोड़ा दिखता है डिस्टेंस, थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन, और जो गैस होती है उसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ही लार्जेस्ट होता है। अब सॉलिड की बात करें तो इसको इनकम्प्रेसिबल, हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। जो लिक्विड होता है उसको ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल में थोड़ा बहुत हम कंप्रेसिबल कर सकते हैं, मगर उतना ज़्यादा नहीं। मगर जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है इन नेचर में। अब हम देखेंगे जो सॉलिड होता है उसकी हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़, मतलब ये डिफ्यूज़ नहीं हो सकता और इसकी हाई डेंसिटी होती है। उसी तरह जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी थोड़ा कम होती है सॉलिड से और ये डिफ्यूज़ कर सकता है। और जो गैस होता है उसके जो डेंसिटी होती है बहुत ही कम होती है और ये डिफ्यूजिंग इन नेचर होता है। अब सॉलिड जो होता है उसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर बहुत स्ट्रॉन्ग, उनके बीच में तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में फोर्स लगाता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर लिक्विड में थोड़ा कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, और अगर गैस की बात करें तो इसमें वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। फिर जो सॉलिड होता है वो कांस्टेंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जो लिक्विड होता है उसमें थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, उतना क्लोजली पैक्ड नहीं होते। और जब गैस होती है उसके जो पार्टिकल होते हैं फ्रीली मूव करते हैं। अब हम देखेंगे प्लाज्मा, जिसको नॉन एवोलेटिव की कहते हैं। जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा एक तरीके की आयनाइज्ड गैस को हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है एंड इज़ इफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और ये अच्छे से इफेक्ट भी दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड में। जो प्लाज्मा होता है उसका गैस की तरह ही इनडेफिनेट शेप होता है और साथ ही इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लें आयनाइज्ड गैस, जिसका एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे बोस इन आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये भी नॉन एवोलेटिव है। जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन है इसको हम अराइज कर सकते हैं बहुत ही कम टेम्परेचर में। बहुत कम टेम्परेचर करने के बाद हमें ये मैटर की ये स्टेट मिलती है। जिन साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया था विद द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन पे, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया उनके काम के लिए 1995 में। जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन होता है उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही
रियली क्लोज टू ईच अदर होते हैं, इवन क्लोजर देन एटम इन सॉलिड। मतलब जो सॉलिड के अंदर हम एटम देखने को मिल रहा था, जितने वो क्लोज थे उससे भी ज़्यादा हमें इसमें क्लोजनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। जो मैटर होता है वो अपनी स्टेट को चेंज भी कर सकता है। सबसे पहले मैटर कैन चेंज इन स्टेट, वो किस किस स्टेट में अपने आप को चेंज कर सकता है। हम जानते हैं जो मैटर है पर्टिकुलर वो 3 स्टेट में देखने को मिलता है। जो सॉलिड होता है जिसको हम एज अ आइस भी देख सकते हैं, लिक्विड जो फैमिलियर होता है वाटर की तरह हम बात कर सकते हैं, और जो गैस होता है उसको हम वाटर वेपर की तरह देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता क्या है? सब्लिमेशन वो चेंज होता है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है वेपर में। जब हम उस सॉलिड को हीट कराते हैं, वेपर देते हैं, तो जो सॉलिड है वो कूल होने लगता है, और उसके बाद उसको हम बिल्कुल रिवर्स भी कर सकते हैं। हम जब सॉलिड को हम कूल करने लग जाएं तो हमें फिर से ये वेपर फॉर्म में, जब हम वेपर को कूल करने लग जाएं तो हम फिर से ये सॉलिड रूप में मिल जाता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो अमोनियम क्लोराइड इसका एग्जांपल है, कम्फर, आयोडीन इसके एग्जांपल हैं। अब हम देखते हैं किस किस वजह से इनमें जो चेंज देखने को मिलता है मैटर में। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज इन मैटर, टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करते हैं तो इनमें क्या चेंज देखने को मिलता है? द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेरी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड। अगर जो टेम्परेचर हम किसी सॉलिड को देते हैं तो ये सॉलिड के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि ये कितने जल्दी उसमें चेंज दिखाता है। इसके लिए कंडीशन रिक्वायर होती है इन ब्रिंगिंग द चेंज के लिए, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉलिड है उसके जो काइनेटिक एनर्जी है उस सॉलिड के पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उनके पार्टिकल्स के बीच में लग रहा वो ओवरकम हो जाता है, और जिससे जो सॉलिड है वो मेल्ट होने लग जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। उसी तरह जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होने लगता है और वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है उसको ही एटमॉस्फेरिक, मतलब उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसको ही मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वो सॉलिड कहते हैं। यहाँ पर हमारे पे एक की पॉइंट है, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की बात करें तो वो होता है 273.16 केल्विन। उसी तरह जो प्रोसेस होती है मेल्टिंग की, जिसमें सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, उसको फ्यूज़न भी कहते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर की चेंज करने पे क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहले इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम किसी भी चीज़ में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं प्रेशर को तो उससे मैटर में चेंज देखने को मिलता है। अगर हम प्रेशर देते हैं, अगर हम अप्लाई करते हैं प्रेशर को और जो टेम्परेचर है उसको कम करते हैं तो हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं अंडर हाई प्रेशर में। उसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली गैस स्टेट ऑन, जब हम डिक्रीज करते हैं प्रेशर को टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जिसके बाद वो विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब अब वो गैस स्टेट में चली गई है, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आएगी। इसके पीछे जो रीज़न है वो है जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी को ड्राई आइस भी कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेटेंट हीट। अगर हम लेटेंट हीट की बात करें तो लेटेंट हीट वो एक हिडन हीट को कहते हैं, जो अगर हम ऐसी हीट दे रहे हैं जो दिख नहीं रही है, हिडन है, मगर वो ब्रेक कर दे रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल के बीच में लगा है, और जिसके कारण जो स्टेट ऑफ मैटर है उसमें चेंज देखने को मिलता है, उसको ही हिडन हीट कहते हैं। अब हम फ्यूज़न और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है देखते हैं। सबसे पहले जो फ्यूज़न होता है इसमें हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिससे चेंज देख सकते हैं हम सॉलिड से लिक्विड में। चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड में चेंज हो जाता है फ्यूज़न से। अब उसी तरह जो वेपराइजेशन होता है इसमें भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इसमें भी 1 kg ऑफ लिक्विड को हम गैस में चेंज कर सकते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसी को एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हम फ्यूज़न देख सकते हैं जिसमें सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, और जो वेपराइजेशन होता है उसमें लिक्विड से गैस में चेंज देखने को मिलता है। इस सब कंक्लूजन से हम ये देख सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर डिटरमाइन करता है कि स्टेट की जो सब्सटेंस है वो किस स्टेज में रहेगा।
या वो सॉलिड भी बन सकता है, लिक्विड बन सकता है, गैस भी बन सकता है। अब हम देखेंगे एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। पार्टिकल ऑफ मैटर, हमें पता है कि वो हमेशा मूव, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो हमेशा मूव करते रहते हैं और वो कभी रेस्ट नहीं आते, रेस्ट फॉर्म में कभी नहीं आते। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, उनके जो पार्टिकल हैं उनमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है। अगर हम लिक्विड की बात करें, जो इनके पार्टिकल हैं उनमें स्मॉल फ्रैक्शन देखने को मिलता है उनके सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पर, जिनका जिसकी जो सरफेस है उसमें हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है, जिससे जो उनके पार्टिकल हैं उनमें ब्रेक आ जाता है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में लग रहा होता है वो बिल्कुल टूट जाता है, जिससे जो पार्टिकल है वो कन्वर्ट होने लग जाते हैं वेपर में। उसी तरह जो फिनोमिना है जिसमें चेंज देखने को मिलता है लिक्विड से वेपर में किसी भी टेम्परेचर पे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही अगर हमने टेम्परेचर रखा है उसको ही एवापोरेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं एवापोरेशन को। द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज द सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एवापोरेशन होगा। उसी तरह अगर हम टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं, जिससे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होने लग जाता है वेपर स्टेट में। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमिडिटी के कारण क्या चेंज देखने को मिलता है। अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है जो प्रेजेंट होती है एयर में, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर हमारे अराउंड में हम देखते हैं, जो हमारा अराउंड है, एयर अराउंड है, अगर हम उसमें वो ज़्यादा डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को नहीं होल्ड कर पाती है किसी भी गिवन टेम्परेचर में, या जो अमाउंट ऑफ वाटर है एयर में वो पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट जो इसके फैक्टर है वो है विंड स्पीड। अगर हम विंड स्पीड की बात करें, जितना ज़्यादा विंड स्पीड रहेगी उतना ज़्यादा एवापोरेशन देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे एवापोरेशन के कारण जो कॉज ऑफ कूलिंग है वो क्यों देखने को मिलती है। जो पार्टिकल ऑफ लिक्विड होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को फ्रॉम द सराउंडिंग, जो उनके सराउंडिंग है उस रीजन से, जिससे जो एनर्जी है वो लॉस होने लगती है ड्यूरिंग एवापोरेशन में, इसलिए हमें कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि एवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। जो बॉइलिंग होती है एक बल्क फिनोमिना है जिसमें पार्टिकल फ्रॉम द बल्क, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर, बहुत ज़्यादा जो लिक्विड है वो बिल्कुल उसमें चेंज आने लगता है और वो वेपर बनने लग जाता है। उसी तरह जो एवापोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना है, वो हमें किसी भी वाटर बॉडी के सरफेस में देखने को मिलता है, जिसमें जो पार्टिकल हैं सरफेस पे वो गेन करने लगते हैं एनर्जी को और वो ओवरकम कर देते हैं अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो उनके बीच प्रेजेंट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको ओवरकम करके अब वो लिक्विड से चेंज होने लगते हैं वेपर स्टेट में। तो यही बहुत बड़ा चेंज है एवापोरेशन और बॉइलिंग में। अब हम देखते हैं, हमें पता है हम टेम्परेचर को केल्विन और सेल्सियस स्केल में नाप सकते हैं, तो अब हम इनके बीच में क्या वो है वो ही देखते हैं। जो केल्विन है वो SI यूनिट है टेम्परेचर की। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो अगर इसको केल्विन में 273.16 केल्विन कहेंगे। अब SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन है, जिसको अगर हमारे पास सेल्सियस में हमें केल्विन में चेंज करना है तो हम सेल्सियस प्लस 273 करेंगे तो हमें जो टेम्परेचर है वो केल्विन में मिल जाएगा। उसी तरह जो केल्विन स्केल है टेम्परेचर की वो हमेशा पॉजिटिव साइन में रहती है, और जो केल्विन में अगर हम नापते हैं तो ये बेटर स्केल देन सेल्सियस से अच्छी होती है। एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ मेजर प्रेशर, जिससे हम एग्जर्ट बाय अ गैस, जो प्रेशर है जो गैस के द्वारा लगाया जा रहा है उसको एटमॉस्फेयर से देख सकते हैं, जिसकी SI यूनिट होती है प्रेशर की, वो होती है पास्कल। अगर हम 1 एटमॉस्फेयर की बात करें तो वो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। जो प्रेशर होता है एयर का इन एटमॉस्फेयर में उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। उसी तरह जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल में उसको 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसको हम एज अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंड वो ख़त्म होता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। साथ ही
मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।